हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर्षण बल पढ़ने जा रहे हैं कि घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। तो सबसे पहले जो घर्षण बल है उसकी जो परिभाषा है वो हम समझते हैं। घर्षण बल, अब क्या होता है घर्षण बल, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये क्या है, ये कोई पृथ्वी की सतह है, कोई और कुछ भी हो सकता है, यानी कोई बॉक्स वगैरह कोई भी वस्तु हो सकती है। इसके ऊपर यदि हमने क्या किया, एक वस्तु ऐसे रख दी, कोई बॉक्स वगैरह हमने रख दिया, अब इसके ऊपर हमने ऐसे बल लगाया तो ये क्या करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। तो इस गति के विरुद्ध एक इस साइड में एक बल लगेगा। इस गति के विरुद्ध यदि उधर होती है तो इस साइड में क्या लगेगा, एक बल लगेगा, यानी उसके विपरीत एक बल लगेगा। उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। कहां पर लगता है, जैसे ये वाली जो सतह है और इस बॉक्स की जो सतह है, इन दोनों सतहों के बीच में वो बल लगता है और उसी बल को हम क्या कहते हैं, उसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी यदि कोई दो वस्तुएं हैं और उनकी सतह यदि संपर्क में आती है तो उनमें जो गति होती है, उस गति के विरुद्ध जो बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो क्या परिभाषा है इसकी, तो इसकी परिभाषा हम समझने के हिसाब से लिखते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि जब दो वस्तुएं संपर्क में आती है, जब दो वस्तुएं संपर्क में आती है तो उनकी सतह के मध्य आपेक्षिक गति के विरुद्ध, आपेक्षिक गति के विरुद्ध एक बल लगता है, एक बल लगता है। उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। उसी बल को क्या कहते हैं, उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो परिभाषा देखिए कि जब दो वस्तुएं संपर्क में हैं, यानी जब दो वस्तुएं संपर्क में हैं तो आपेक्षिक गति के विरुद्ध, आपेक्षिक गति का क्या मतलब हुआ, आप ये समझिए, जैसे मान लो यदि आप ऐसे गति करवाते हो तो इसके विपरीत दिशा में इस तरफ क्या लगेगा, एक बल लगेगा। यदि आप ऐसे बल लगा रहे हो तो इस साइड में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इसका मतलब जिस साइड से गति हो रही है, जिस तरफ गति हो रही है, उसके विपरीत दिशा में बल लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो यहां पर हमने ये देखा। अब देखिए इसके बाद में हमारा कौन सा पॉइंट आता है, हम ये देख रहे हैं कि घर्षण के क्या लाभ हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि दैनिक जीवन में घर्षण के बहुत सारे लाभ भी हैं और घर्षण के बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम घर्षण के जो लाभ हैं वो हम देख रहे हैं, यानी घर्षण बल के लाभ। घर्षण बल के क्या लाभ हैं, घर्षण बल के बहुत सारे लाभ हैं और उनमें से कुछ लाभ हम पढ़ते हैं। घर्षण बल का जो पहला लाभ है वो क्या है, पहला क्या है, हमारा चलना, यानी हम जो चल पाते हैं वो किसकी वजह से चल पाते हैं, हम घर्षण बल की वजह से ही चल पाते हैं। यदि घर्षण बल नहीं हो तो हम नहीं चल पाएंगे। जैसे कि हम बर्फ के ऊपर नहीं चल पाते हैं, फिसल जाते हैं, या फिर चिकनी सतह पर हम गिर जाते हैं, क्योंकि वहां पर घर्षण बल नहीं होता, जिसकी वजह से हम फिसल कर गिर जाते हैं। दूसरा क्या है कि जूते व टायरों के बीच में खांचे का बनाना। अब देखिए कि जो टायर होते हैं या फिर जूते होते हैं, उनमें क्या होते हैं, बीच में खांचे बने रहते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं ये टायर है तो बीच में ऐसे, ये टायर है तो बीच में ऐसे ऐसे करके ऐसे बना हुआ रहता है। अब ये किस लिए रहते हैं, उनके घर्षण बल को कम करने के लिए। और जो गाड़ियों में जो ब्रेक लगते हैं वो इस घर्षण बल की वजह से ही लग पाते हैं। यदि ये ऐसे नहीं हो, यदि इनके बीच में घर्षण बल नहीं हो, यदि इनके बीच में घर्षण बल नहीं हो तो फिर वहां पर ब्रेक नहीं लगेगा और हम फिसल कर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब कि वो वहां पर जूते हुआ या फिर जो टायर है उनके बीच में जो खांचे बनाए जाते हैं वो भी एक तरह का लाभ ही है, जिससे कि गाड़ी रुक जाती है और वो खांचे हमने बना दिए, इससे घर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है। तो ये भी इसका थोड़ा फायदा है। अब तीसरा जो इसका बिंदु है वो आप ये भी कह सकते हो कि ब्रेक लगाना।
ब्रेक जो लगाना, ब्रेक लगाना ये भी क्या है, इसका ही एक उदाहरण है। ब्रेक लगाना भी क्या है, इसका एक बिंदु है, क्योंकि गाड़ियों में जो ब्रेक है वो इसी की वजह से लगते हैं। अब हम देखते हैं कि घर्षण बल के क्या क्या नुकसान हैं। घर्षण बल के जो नुकसान हैं वो हम देखते हैं। घर्षण बल के नुकसान, अब देखो, एक तो जो इसका जो नुकसान है वो पहला तो कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कहीं पर भी जैसे मशीनें चल रही होती है तो मशीनों में क्या होता है कि घर्षण बल होता है, यानी घर्षण होता है आपस में, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। और दूसरा कि मशीनों की दक्षता में कमी आना, मशीनों की दक्षता में कमी आना, यानी क्या होता है, जो मशीनें रहती है उनकी दक्षता में कमी कैसे आती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके पार्ट्स घर्षण बल के कारण वो टूट जाते हैं और जिससे कि जो मशीन है उसकी दक्षता कम हो जाती है। तो ये भी क्या हो गया, इसका एक नुकसान हो गया। अब इसके घर्षण बल के और भी बहुत सारे लाभ हैं और भी बहुत सारे इसके नुकसान हैं, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट हैं वो वाले हमने पढ़ लिए हैं। अब हम जो घर्षण बल है उसका हम सूत्र पढ़ने वाले हैं। क्या उसका सूत्र होता है, तो अब आप देखिए कि घर्षण बल का क्या सूत्र है। घर्षण बल का सूत्र, किसके सूत्र की बात कर रहे हैं, घर्षण बल का सूत्र। घर्षण बल का जो सूत्र है वो क्या है, वो सूत्र है F बराबर USR, यानी ये आप S नहीं लगाओ तो सही रहेगा, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये होता है इसका सूत्र। अब ये जो है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं घर्षण गुणांक, इसको हम घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। और वास्तव में देखो क्या होता है, जैसे तो ये पृथ्वी सतह है और यहाँ पर हमने ये बॉक्स रखा, तो इसका जितना यानी जितना बल ये इसके ऊपर लगा रही होती है उतना ही बल ये पृथ्वी भी इसके ऊपर लगा रही है, यानी तो ये बल लगा रही है mg, ये mg बल लगा, तो ये भी क्या करती है, बल लगाती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, R के नाम से हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि R बराबर mg होता है, R बराबर mg होता है। तो यहाँ पर R बराबर आप क्या लिख सकते हो, R बराबर mg आप लिख सकते हो। तो R बराबर mg होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी जगह पर तो आपने यही रख दिया, ये तो घर्षण गुणांक है जो सतह के ऊपर निर्भर करता है, और यहाँ पर R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, mg। तो ये सूत्र इसका बन जाएगा, यानी ये सूत्र भी हो सकता है। m क्या है, द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। g गुरुत्वीय त्वरण है, यह आपको ध्यान में रखना है, गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो u का मान है ये किन के ऊपर निर्भर करता है, जो घर्षण जो बल है, यानी घर्षण बल को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, यानी वो दोनों जो सतह हैं घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम ये भी देख लेते हैं कि घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, कारक। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो क्या है कि घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक, कि घर्षण बल किन की वजह से परिवर्तन होता है या किन की वजह से घर्षण बल होता है। तो इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि घर्षण बल का सूत्र होता है UmG। तो इसका मतलब क्या हुआ कि U का जो मान है ये क्या होता है, माइक्रो की जैसे होता है ऐसे, तो ये इसका जो मान है यानी जो घर्षण गुणांक है इसका मान सतह के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, यानी सतह के ऊपर निर्भर करता है, सतह के ऊपर निर्भर, यानी ये जो सतह है उनके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका मतलब जो सतह कैसी है उनके ऊपर भी घर्षण बल निर्भर करता है कि सतह या तो नियमित है या फिर आप ऐसा कह दो कि अनियमित है। भाई एक तो जैसे कि नियमित का मतलब कि चिकनी है, क्योंकि चिकनी सतह पे जो घर्षण बल है वो कम होता है, और जो अनियमित सतह है या जो खुरदरी सतह है उन पे घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पर देखिए m के ऊपर, यानी जो द्रव्यमान है
यानी एम के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि यदि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर घर्षण बल भी ज़्यादा होगा। भाई जैसे एक पत्थर हमने ऐसे रखा, और हमने 2 किलो का पत्थर रखा यहाँ पर इस सतह पे, और इसको हम ऐसे लेकर जा रहे हैं, और एक हम 10 किलो का पत्थर रखते हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा घर्षण बल होगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान तो बड़ा, सतह तो अभी भी वो की वही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एम है उसके ऊपर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अब यहाँ पर जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो इसका मतलब ये सभी क्या है, ऐसे फैक्टर हैं, ये सभी ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर क्या करता है, घर्षण बल निर्भर करता है। अब आप इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे जो घर्षण बल के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, घर्षण बल के प्रकार, यानी घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं। तो घर्षण बल के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, घर्षण बल के प्रकार। तो इसी में हम लिख देते हैं घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है स्थैतिक घर्षण, पहला तो ये होता है स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा जो बल का प्रकार है वो कौन सा है, गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। दूसरा जो बल का प्रकार है वो गति घर्षण बल है। और यहाँ पर इस गति घर्षण बल के भी 2 प्रकार हैं, यानी इस पहला जो प्रकार है इसको तो हम कहते हैं सर्पी घर्षण बल। कौन सा कहते हैं, सर्पी घर्षण बल के नाम से हम इसको जानते हैं। और इस बल को हम कहते हैं लोटनी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल के नाम से हम इसको जानते हैं, लोटनी घर्षण बल। और इसको यदि हम अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं स्लाइडिंग, इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। और इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। किस के नाम से जानते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया भाई, कई बार जैसे कि मान लो सर्पी घर्षण बल नाम नहीं दें तो फिर ये नाम दे दें, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। अब देखिए जो स्टैटिक घर्षण बल है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर ये तीनों ही बल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्टैटिक घर्षण बल की हम बात करते हैं। अब इसको हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि यही हो, और कोई भी हो सकता है, सतह हो सकती है, और एक वस्तु इसके ऊपर हमने ऐसे रख दी। अब ये वाली सतह हो गई और ये वाली जो सतह हो गई, इन दोनों के बीच में बल लगेगा गति के विरुद्ध। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं हम इसके ऊपर बल लगाते हैं, हम इसके ऊपर बल लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये आगे जाए। भाई जैसे ऐसा थोड़ी, जैसे मान लो मैं इस दीवार को मैं धक्का लगाता हूँ, इस बोर्ड को मैं धक्का लगाता हूँ, तो जरूरी थोड़ी कि ये आगे जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमने तो बल लगाया है, और हमने तो बल लगाया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका मान ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो भी हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या होती है, जो वस्तु स्थिर रहती है यानी गति नहीं करती है, घर्षण बल हुआ है लेकिन अभी यह गति नहीं हुई है। अब आप ये बोलो कि सर वहाँ पर तो कैसे खिसकी नहीं है, तो कैसे वहाँ पर घर्षण बल लग रहा है। तो वहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु होती है ऐसे हम लेकर जा रहे हैं, तो भले ही चाहे यहाँ पर अभी आगे नहीं जा रही है, लेकिन जो रुक रही है वो उस बल की वजह से तो रुक रही है। तो अभी वहां पर क्या हो रहा है, यानी बल लग रहा है इसके ऊपर, इसमें वस्तु कैसी रहती है, स्थिर रहती है। यहाँ पर कितना बल लगाया है उसका मान ज्ञात करने का क्या सूत्र है, उसका जो मान है वो ज्ञात करने का सूत्र जो अभी हमने बनाया था वही होता है आर। कहीं बार क्या होता है, यह आर और यहाँ पर लिखा हमने आर, और कहीं बार आर की जगह पर आपको एन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आर और एन में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वो बात एक ही है। अब इसको हम यहाँ पर, क्योंकि और में भी आएगा, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं, क्योंकि ये किसका गुणांक है, ये स्टैटिक घर्षण बल का गुणांक है। सभी का जो गुणांक होता है वो अलग अलग होता है। इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं एस। एस क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक, जिसकी वजह से हम इसको एस लिख देते हैं। इसको तो हम क्या कहेंगे, स्टैटिक घर्षण
गुणांक, यहाँ पर जो आएगा उसको हम सर्पी घर्षण गुणांक कहेंगे और यहाँ पर जो आएगा उसको हम लोटनी घर्षण गुणांक कहेंगे। तो तीनों गुणांक अलग अलग है और तीनों का मान भी अलग अलग होता है और इसलिए इसको हमने यहाँ पर S लगा दिया। इसका मान क्या होता है, यानी सतह के ऊपर निर्भर करता है। भाई सतह कैसी है उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि इसका मान कितना रहने वाला है, वो फिक्स नहीं है। अब देखिए आपको एक बात और समझनी है कि सीमांत घर्षण बल क्या होता है। सीमांत घर्षण बल का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई सतह है, जैसे ये कोई सतह है और इसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है। आपने क्या किया, इसके ऊपर बल लगाया, आपने पहले इसके ऊपर 5 न्यूटन बल लगाया, फिर आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन बल लगाया, वो नहीं खिसका। फिर आपने इसके ऊपर 11 न्यूटन बल लगाया, इसके ऊपर आपने कितना बल लगाया, 11 न्यूटन बल लगा दिया। तो अब ये आगे की तरफ खिसक गया। तो यहां पर 10 न्यूटन तक वो आगे नहीं खिसकेगा। अब 10 न्यूटन से पहले आप चाहो तो उसके ऊपर 7 न्यूटन बल लगाओगे, 8 न्यूटन बल लगाओगे या फिर 2 न्यूटन बल लगाओगे तो भी वो आगे नहीं खिसकेगा। 10 न्यूटन से पहले आगे नहीं खिसकेगा। भाई जैसे मान लेते हैं ये सतह है, इसके ऊपर ये बॉक्स रखा, इसमें जो सीमांत घर्षण बल है वो 10 रहना चाहिए। अब आपने 10 न्यूटन से ज्यादा बल लगा दिया तो अब ये आगे की तरफ जाएगा और वो चल रहा है, गति कर रहा है, और गति करते समय जो घर्षण बल होता है वो तो सर्पी घर्षण बल में आता है। तो सीमांत घर्षण बल क्या हुआ, यानी स्थैतिक घर्षण बल का मान यदि अधिकतम पहुंच जाता है, यदि स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होना, स्थैतिक जो घर्षण बल है, घर्षण बल का मान अधिकतम होना, अधिकतम होना, अधिकतम होना या फिर अधिकतम ही क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। भाई जैसे ये सतह है, इसके ऊपर हमने ये देखा भाई यदि 10 न्यूटन तक यदि हम बल लगाते हैं तो ये आगे नहीं चलती है, लेकिन 10 न्यूटन से जैसे ही हमने ज़्यादा बल लगाया वैसे ही ये वस्तु आगे की तरफ चली जाती है। इसका मतलब इसके लिए जो सीमांत घर्षण बल का मान है वो कितना है, सीमांत घर्षण बल का मान 10 न्यूटन हो गया इसके लिए यदि हम बात करें तो। बाकी यदि स्थैतिक घर्षण बल है उसका मान तो 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, कुछ भी, यानी 10 से कम रहेगा, लेकिन 10 से ज्यादा होती तो फिर सर्पी घर्षण में चला जाए। इसका मान तो जैसे इसी के लिए हम बात करें तो इसका मान तो 1 2 3 4 5 यानी 10 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीमांत घर्षण बल यानी अधिकतम कि उसके आगे तो क्या होगा, उसके आगे तो अब वो गति करना स्टार्ट कर देगा, तो उसी को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं, यानी और स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होना। और अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्थैतिक जो घर्षण बल है इसका मान बदलता रहता है, वो समझना। देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या करता है, दूसरा जो बिंदु है वो स्थैतिक घर्षण बल का मान बदलता रहता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान बदलता रहता है। और जो सीमांत घर्षण है, सीमांत घर्षण बल का मान स्थायी रहता है, सीमांत घर्षण बल का मान स्थायी रहता है, का मान स्थायी रहता है। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे स्थायी रहता है, यानी सीमांत घर्षण बल का मान तो कैसे स्थायी रहता है और स्थैतिक घर्षण बल का मान कैसे बदलता रहता है। भाई जैसे ये सतह है और इसके ऊपर हमने ये बॉक्स हमने रख दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ऐसे बल लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम ऐसे बल लगा रहे हैं और यहाँ पर जो सीमांत घर्षण बल है वो 10 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम इसके ऊपर 10 न्यूटन का बल लगाएंगे जब तक तो ये गति नहीं करेगा, और उससे ज़्यादा बल लगाने पर ये गति करने लग जाएगा। तो इसका मतलब सीमांत घर्षण बल का मान तो कितना हो गया, 10। अब मान लेते हैं हम इसके ऊपर 1 न्यूटन बल लगाते हैं, हम इसके ऊपर बल कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन। अब यदि हम इसके ऊपर 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं तो यहाँ पर उस समय यहाँ पर घर्षण बल का मान क्या होगा, भाई अभी आगे नहीं जा रही, सीमांत घर्षण बल का मान यदि 10 मान लो, उस समय यदि आप 1 न्यूटन बल लगा रहे हो तो घर्षण बल का मान कितना होगा, घर्षण बल का मान 1 होगा। यदि आप यहाँ पर 2 न्यूटन बल लगा रहे हो, यदि आप यहाँ पर 2 न्यूटन बल लगा रहे हो तो इधर कितना न्यूटन बल लग रहा है, यहाँ पर जो घर्षण बल का मान है वो भी 2 ही होगा।
तो इसका मतलब जैसे हम बल लगाते हैं उसके हिसाब से जो यहाँ पर जो घर्षण बल है वो उसका मान बदलता चला जाता है। क्योंकि यदि ये जैसे मान लो यदि आप कहो कि नहीं हमने तो 1 न्यूटन लगाया है और इसका मान तो जो घर्षण बल है इसका मान तो 10 न्यूटन है, आप यदि ऐसा कहो तो फिर यदि आप ऐसे यदि 1 न्यूटन का बल लगा रहे हो और यदि घर्षण बल का मान ऐसे 10 न्यूटन है तो फिर उसके हिसाब से तो गति कर देनी चाहिए ना, क्योंकि फिर तो वो असंतुलित बल की स्थिति में आ गया। तो अभी वो यहाँ पर गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो संतुलित अवस्था में है। इसका मतलब किस में है? संतुलित अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 न्यूटन बल लगाया तो यहाँ पर घर्षण बल का मान भी 1 न्यूटन ही है। और इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर जो स्टैटिक जो घर्षण बल है उसका मान बदलता रहता है। यानी हम यदि 2 लगाते हैं तो घर्षण बल का मान 2, 3 न्यूटन बल लगाते हैं तो इसके लिए घर्षण बल का मान 3 हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा बल लगाते हैं तो फिर वो किस में चला जाता है? फिर वो सर्पी घर्षण में चला जाता है, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं खिसक सकता अपनी जगह पर ही रहता है तब तक के लिए ही है कौन सा? स्टैटिक घर्षण बल। तो इस तरह से इनको देखा। अब आप एक बार इनको लिख लीजिए, फिर हम जो सर्पी घर्षण बल है और जो लोटनी घर्षण बल है उसको भी हम पढ़ते हैं। और अब देखिए जो सर्पी घर्षण बल है और लोटनी घर्षण बल है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्टैटिक घर्षण बल है वो तो हमने पढ़ लिया है, तो अब हम यहाँ पर कौन सा पढ़ने वाले हैं? सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल को हम पढ़ने वाले हैं। ये वाला जो बल है इस बल को हम पढ़ने जा रहे हैं। और सर्पी घर्षण बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? U। यहाँ पर आप S देखो, इसका पहला अक्षर लिए यदि हम लेंगे, यदि देखो यहाँ पर भी जो स्टैटिक में भी S है इसमें भी S है, तो या तो आप ये वाला S मान सकते हो, लेकिन फिर कंफ्यूजन रहेगा। इसकी वजह से इसमें K मान लिया जाता है, यानी गतिज के लिए यानी ऐसे K मान लिया जाता है। तो आप यहाँ पर K मान सकते हो और यहाँ पर ये R आ जाएगा। ये क्या है? सर्पी घर्षण गुणांक। सर्पी घर्षण गुणांक है। जैसे इसमें स्टैटिक घर्षण गुणांक होता है वैसे इसमें सर्पी घर्षण गुणांक भी होता है। और यहाँ पर ये भी क्या करता है? यानी सतह के ऊपर ही निर्भर करता है कि वहाँ पर कैसी सतह है। ये हम जनरली कहाँ देखते हैं? यदि सीमांत घर्षण बल से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा बल आ जाता है? तो वहाँ पर सर्पी घर्षण बल आ जाता है। तो हम ये लिख भी देते हैं कि यदि लगाए गए बल का मान, यदि लगाए गए बल का मान, यदि लगाए गए बल का मान सीमांत घर्षण बल से ज़्यादा हो जाता है, बल से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वही क्या बन जाता है? वही सर्पी घर्षण बल बन जाता है। से भाई जैसे ये पृथ्वी की सतह है और इसके ऊपर यहाँ पर हमने कोई बॉक्स रखा और इसके लिए जो सीमांत घर्षण बल का मान है, मान लेते हैं वो 10 न्यूटन है। अब हम यदि इसके ऊपर 5 न्यूटन बल लगाते हैं तो इसका मतलब घर्षण बल का मान भी कितना है? 5 है। यदि आप इसके ऊपर 11 न्यूटन का बल लगा रहे हो तो अभी ये क्या करने लग जाएगा? ये गति करने लग जाएगा, क्योंकि एक फिक्स बल होता है, वहां तक आप बल लगाते हो तो वो आगे नहीं खिसक सकता है। उससे ज्यादा लगाते हो तो फिर वो आगे खिसक जाता है। जैसे कि मान लो ये आगे ऐसे बल लगा रहा हूँ, एक फिक्स तक तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा बल लगाता तो आगे चला जाता है। तो यही बल क्या बन जाता है? तो उस कंडीशन में यही बल जो स्टैटिक बल था वही सर्पी घर्षण बल बन जाता है। यानी यदि लगाए गए बल का मान यदि सीमांत घर्षण बल से ज्यादा होता है तो वही क्या बन जाता है? वही सर्पी घर्षण बल बन जाता है। तो ये ध्यान में रखना। और अब जो हम तीसरा जो बल पढ़ने वाले हैं वो तीसरा बल कौन सा है? लोटनी घर्षण बल। अब देखिए लोटनी घर्षण बल का मतलब क्या होता है? यानी जैसे ये गाड़ी का जो पहिया है ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? घर्षण बल हो रहा है। जब ये ऐसे आगे आगे चलता है तो वहाँ पर क्या होता है? घर्षण बल होता है। अब देखिए वहाँ पर उसका जो सूत्र रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? F बराबर U। और यहाँ पर R हमको लिखना पड़ेगा। ये R किसके लिए है? ये R जो रोलिंग वाला R था, ये रोलिंग की वजह से आया है। ये क्या है? ये है लोटनी घर्षण गुणांक। लोटनी घर्षण गुणांक है, ये लोटनी घर्षण गुणांक है। तो यही R
को हमने क्या लिखा है, यानी ये आर इस रोलिंग की वजह से आया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए लोटनी घर्षण बल का मान निकालने का सूत्र हो गया। इस आर को थोड़ा ऐसे नीचे लिख दीजिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आर लिखो चाहे एन लिखो, कहीं जगह पर तो आपको एन मिलता है, कहीं जगह पर आर मिलता है। और अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो घर्षण बल है वो कौन सा वाला होता है, यानी स्टैटिक घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, या सर्पी घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, या लोटनी घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको पहले इनके गुणांक को समझना पड़ेगा। यानी जो गुणांक होते हैं उनमें यदि हम स्टैटिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक जो घर्षण गुणांक था उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने U और ऐसे S कहा था। तो क्या होता है कि इसका मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी स्टैटिक घर्षण गुणांक का मान सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम फिर होता है जो सर्पी घर्षण गुणांक होता है, फिर उसका मान होता है जिसको हमने ऐसे कैसे लिखा था। फिर उससे कम किसका मान होता है, लोटनी घर्षण बल होता है, उसका मान सबसे कम होता है, यानी रोलिंग वाला जो होता है सबसे कम होता है। अब आप बताएं, जब यहाँ पर गुणांक का मान ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, गुणांक का मान ज़्यादा है, इससे कम इसमें है और इससे कम इसमें है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो बल का मान होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बल का जो सूत्र है वो यही तो होता है, F U S और R, यही तो होता है। यदि इसका मान ज़्यादा होगा तो यहाँ ये तो सभी में सेम ही है, ये तो सभी में सेम ही है, तो इसके बदलते ही वहाँ पर क्या बदल जाएगा, यानी बल का मान बदल जाएगा। और स्टैटिक के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से स्टैटिक घर्षण बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी स्टैटिक घर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। और जो सर्पी घर्षण बल होता है वो उससे कम होता है। कौन सा, सर्पी घर्षण बल, उसका मान उससे कम होता है। और फिर यहाँ पर जो लोटनी घर्षण बल है उसका मान सबसे कम होता है, लोटनी घर्षण बल। लोटनी घर्षण बल ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन जो R है वो उसका मान तो बराबर ही है, लेकिन ये जो है इसका मान सभी में अलग अलग है। इसका मान सबसे ज़्यादा होता है, इससे कम, फिर इससे कम। इसकी वजह से स्टैटिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम वाला ये, फिर उससे कम वाला ये। तो इसी की वजह से हम जनरली ये देखते हैं, जैसे मान लो कोई किसी को हम धक्का देते हैं तो वो एक बार स्टार्टिंग में चलना काफ़ी मुश्किल होता है। यानी जैसे कोई मान लो कोई गाड़ी है तो वो क्या करती है, एक स्टार्टिंग में यदि हम उसको स्टार्ट करते हैं या फिर हम उसको चलाना चाहते हैं तो पहली बार में हमारे को बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सीमांत घर्षण बल है उससे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी तो वो आगे जाएगी। जब तक वो आगे नहीं गई, इसका मतलब क्या हुआ, यानी अभी तक आपने उसके सीमांत घर्षण बल से कम बल लगाया है। जैसे ही सीमांत घर्षण बल से आप ज्यादा लगा दोगे वैसे वो आगे चलने लग जाएगी और वो गति करने लग जाएगी और वो सर्पी घर्षण बल हो जाएगा फिर वहां पर। तो और लोटनी घर्षण बल में जैसे कोई गाड़ी का पहिया घूम रहा है तो वो क्या होता है, लोटनी घर्षण बल होता है। और इसमें तो वस्तुएं स्थिर रहती है, इसमें वस्तुएं क्या करती है, इसमें गति करती है, इसमें और इसमें दोनों में गति करती है। और इसका मतलब क्या हो कि इसमें भी गति करती है और इसमें भी गति करती है। और इसलिए हमने क्या कहा, इसको गति घर्षण बल कहा है। और इसमें गति नहीं करती है इसलिए हमने इसको स्थितिक घर्षण बल कहा है। और बीच में हमारे एक संतुलित बल की बात आई थी। इस संतुलित बल आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो। और यदि आपको और कोई डाउट हो इनमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड।